हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केएस वाला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पे जो लेक्चर सीरीज़ है वो असल में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में शुरू किया। बट फ्रॉम लास्ट 2 लेक्चर्स आई एम गिविंग द बैकग्राउंड ऑफ दोज एक्ट्स की 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कैसे लाया गया और उसके पीछे क्या स्टोरी है, कितना काम करना पड़ा टू ब्रिंग दोज अमेंडमेंट एक्ट्स एंड कितनी कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस थी, कंप्लीट स्टडीज़ थी कि कैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है और कैसे लोकल लोगों को एम्पावर किया जा सकता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो अभी तक जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं, मैंने जो बताया आपको, जो 2 कमिटीज़ हमने डिस्कस की, वही डिस्कस दिस जो फर्स्ट कमेटी थी दैट वाज द कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी। आफ्टर दैट वी डिस्कस द नेक्स्ट कमेटी दैट वाज अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, ऐसे ही जो तीसरी कमेटी मैंने लास्ट में आपको बताई थी, उसके बाद जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ग्रो नहीं गया, डिक्लाइन फेज में ही थे, मैंने आपको फेज भी बताए थे जहां से शुरू हो गया था, दैट वाज फ्रॉम 1959 टू 1965। ये एक ऐसा एरा था जिसमें पंचायत ग्रो हो गए थे। फिर 1965 से 1969 ये क्या था, एरा ऑफ स्टैग्नेशन, जहां पंचायत की ग्रोथ रुक गई, कम नहीं हो रही थी, रुक गई एक जगह पे। तो इसके बाद जो था फ्रॉम 1969 से लेके 1992 तक, तो ये वाला जो फेज था दिस वाज अ डिक्लाइन फेज फॉर पंचायत। इसी फेज में हमने देखी थी दूसरी कमेटी जो आई थी, दैट वाज द कमेटी फॉर्म्ड इन 1977 व्हिच वाज अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी के बाद जब पंचायत रिवाइव नहीं हो गए क्योंकि जनता गवर्नमेंट जो है दैट फेल डाउन, तो जिसकी वजह से सब स्टेट्स ने अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इसीलिए इन 1985 जो कमेटी बनी थी 1985 वो थी GVK राव कमेटी। इसका भी वही मैंडेट था, इसका भी वही काम था। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स कैसे होने चाहिए, रूरल डेवलपमेंट, सारा मुद्दा जो था वो किसके दिस अराउंड था, दैट वाज रूरल डेवलपमेंट, गांव कैसे डेवलप हो जाएंगे। अब लेकिन पर्सपेक्टिव इसमें यह था कि गांव को डेवलप कैसे करना है, या तो वहां के लोगों को आपको इंक्लूड करना है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, या तो जैसा आप चल रहे हो कि आप ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स को डेवलपमेंटल रोल दे रहे हो, तो या तो वो तरीका था। बट जो अभी तक काम चल रहा था वो ब्यूरोक्रेटाइज ही था, यानी कि जो रोल था दैट वाज एक्चुअली गिवन टू द ऑफिसर्स। इसीलिए उस लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था जो असल में एक्सपेक्टेड था डेवलपमेंट। तो इसीलिए जब ये कमेटी आई तो इनका भी यही काम था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यू कैन से दैट अरेंजमेंट्स होनी चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था दैट वाज पॉवर्टी इन द रूरल इंडिया। तो पॉवर्टी को कैसे कम करें, तो डेवलपमेंट का मतलब ही था कि पॉवर्टी कम होगी। तो इसीलिए जब ये कमेटी बनाई गई थी, इट वाज क्रिएटेड बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये कमीशन नीति आयोग से पहले था, 2014 से पहले अगर कोई बॉडी थी जो प्लान करती थी 5 ईयर प्लान्स इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, वो थी यही बॉडी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसी को फिर ट्रांसफॉर्म किया गया नीति आयोग में। तो इसी कमीशन ने 1985 में जो कमेटी बनाई थी दैट वाज GVK राव कमेटी। तो इन्होंने जब स्टडी की तो इन्होंने क्या कहा इस बारे में, जो अभी तक की डिक्लाइन फेज चल रहा था। पहली बात, अगर इनको डेवलपमेंट के बारे में बोलना था, क्योंकि इनका काम ही था कि हम कैसे डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन कैसे करें और डेवलपमेंट कैसे करें रूरल एरियाज का। तो इन्होंने कहा डेवलपमेंट इसलिए हम पर हो चुका है क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोसेस ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है। इन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो इसमें इंक्लूडेड है, तो उसी वजह से डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। रीज़न वही था कि ऑफिसर जो बाहर से आते हैं, जो उस लोकल एरिया के नहीं है, वो वहाँ के लोकल कंडीशंस जानते ही नहीं है, तो वो कैसे सही से बता सकते हैं कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में पहले शुरू कहाँ से होना चाहिए। तो बात वही आती थी कि वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करते थे, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोगों को चाहिए होता था डेवलपमेंट में, वो पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए इन्होंने भी यही कहा कि जो ये ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट है डेवलपमेंट प्रोसेस में, ये खत्म होना चाहिए। इनफैक्ट डेवलपमेंट का काम जो है किसी लोकल एरिया का, वो सारा पंचायती राज बॉडी को देना चाहिए। पंचायत तो बने थे, तो उन्होंने कहा कि जो ये पावर है डेवलपमेंट प्रोसेस का पावर जो है, ये सारा पंचायती राज बॉडीज को मिलना चाहिए, इसमें ब्यूरोक्रेटिक रोल नहीं रहना चाहिए। दैट वाज देयर रिकमेंडेशन। तो इसीलिए जो इनकी रिकमेंडेशन, पहला जो रिकमेंडेशन था दैट वाज जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, इसका रोल कम किया जाए डेवलपमेंट प्रोसेस में। क्योंकि अभी तक अगर डिस्ट्रिक्ट देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, अगर हम वैसे देखें एडमिनिस्ट्रेटिवली, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसे हम DC कहते हैं यहाँ पे, तो वो हेड होता है एक डिस्ट्रिक्ट का। तो इस कमेटी ने कहा इसका रोल डेवलपमेंट में कम करो, ठीक है, ही शुड नॉट गेट दैट मच इन्वॉल्व इनटू द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये रोल दो किसको आप, पंचायती राज बॉडीज को, पंचायती राज बॉडीज को आप ये रोल
दोगे। तो इसी वजह से इनने कहा हाँ अब एक और पोस्ट क्रिएट कर सकते हम। दूसरी जो रिकमेंडेशन थी दैट वाज, पहला था दैट डीसी का रोल कम किया जाए डेवलपमेंटल प्रोसेस में, क्योंकि वही है ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर जो कहीं बाहर से आता है, वो वहां का लोकल नहीं होता है। तो दूसरी जो रिकमेंडेशन थी इनकी, इनने कहा एक काम करते हैं, एक पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसको बोला जाएगा डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। एक अलग से एक पोस्ट बनाया जाएगा दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो एक्ट करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। आपको याद होगा कि जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का, दैट वाज फर्स्ट टॉप लेवल पे दैट वाज जिला परिषद। किस लेवल पे? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। और सेकेंड लेवल पे क्या था? पंचायत समिति, पंचायत समिति, ये था ब्लॉक लेवल पे। एंड थर्ड वाज ग्राम पंचायत, ये किस लेवल पे था? विलेज लेवल पे। तो सबसे टॉप मोस्ट लेवल जो लोकल गवर्नमेंट की थी दैट वाज जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो इस कमिटी ने, जीवी के राव कमिटी ने कहा कि एक और पोस्ट क्रिएट हम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ही विल एक्ट एज सीईओ ऑफ दिस बॉडी, जिला परिषद, यानी कि इसको हेड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो वही इंचार्ज होगा सारे डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स का जो डिस्ट्रिक्ट में होंगे। जो भी डेवलपमेंटल काम होंगे वो कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और इसने कहा कि जो डीसी का रोल था पहले इसमें, वो रिड्यूस किया जाए, उसका रोल डेवलपमेंट में नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी क्लियरली ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जो डेवलपमेंट, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे कोई भी और डेवलपमेंट करनी हो किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो सब काम कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। तो ये थे रिकमेंडेशंस किसके? जीवी के राव कमेटी के। सो नंबर थर्ड कमेटी विच वी हैव टू राइट, दैट विल बी द जीवी के राव कमेटी। सो यूल मेंशन दिस जीवी के राव कमेटी। So in this you will write, this committee was formed by Planning Commission of India, in 1985. Planning Commission of India in 1985. Next, देखिए, it was formed to recommend on administrative arrangements. It was formed to recommend on administrative arrangements for rural development, and poverty reduction program. Next देखिए, committee concluded that development process was gradually getting bureaucratized and devoid of involvement of Panchayati Raj. That is local involvement. Next you will write, thus the committee suggested number 1, reduce the developmental role of DC, that means district collector. Reduce the developmental role of district collector and give this major role to the Panchayati Raj bodies. Number 2, create a post of district development commissioner, जिसे हम शॉर्ट में डीडीसी भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, who shall act as chief executive officer of Zilla Parishad, chief executive officer of Zilla Parishad, and should be the in charge of
and should be the in charge of all developmental departments at district level. All developmental departments at district level. तो चलो मान लिया कि गवर्नमेंट ने अब ये चीज़ें भी एक्सेप्ट कर ली कि चलिए ठीक है, ये चेंज लाते हम पंचायती राज बॉडीज़ में, हम डीडीसी पोस्ट बनाया, ठीक है, ऐसे ही डीसी का रोल कम किया गया। तो इसके बाद भी क्योंकि ये कमेटी बनाई थी 1985 में, स्टिल पंचायत रिवाइव नहीं हो पा रहे थे, स्टिल पंचायत डिक्लाइनिंग फेज में ही थे, वो वापस नहीं आ पा रहे थे। जब इसका रीज़न ढूंढा तो ये क्या पता चला इसका रीज़न, और इसका रीज़न था क्या एक्चुअली। देखिए, जब तक किसी बॉडी को आप पावर्स क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे और उनको फाइनेंसेस नहीं दोगे, ना तो पैसे के बगैर काम चलता है और ना तो क्लियर लाइन ऑफ पावर जब तक पता नहीं हो कि कितने पावर्स हमारे पास है, तब तक डेवलपमेंटल प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, या इनफैक्ट पंचायत सही से काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद शक में थे कि हमारे कितने पावर्स है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो उनको खुद पता नहीं थी पंचायती बॉडीज को, इसीलिए वो रिवाइव नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो डिक्लाइनिंग फेज में ही थे, और इनफैक्ट दे वर फेलिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, क्योंकि पैसे भी नहीं थे। ये भी नहीं बताया गया था कि ये कहाँ से टैक्स ले सकते हैं, कौन कौन से मनी को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द फंड्स, तो ये भी इनके पास कोई पावर था ही नहीं, इसी वजह से रिवाइव नहीं हो पा रहे थे। तो इसी वजह से जो उनकी एग्जिस्टेंस थी वो सही से यू कैन से दैट सेटल नहीं हो पा रही थी। तो फिर जाके एक और कमिटी बनाई गई, द कमिटी वॉज LM Singhvi Committee. The committee was LM Singhvi Committee. तो ये कमेटी जो है ये कब बनाई गई थी? 1986, यानी कि अगले ही साल 1985 में जीवी की राव कमेटी आई थी, अगले साल एक और कमेटी बनाएगी LM सिंघवी कमेटी। तो इन्होंने जब ये कमेटी बनाई तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट था 1986 में, उन्होंने जब बनाई ये कमेटी, इन्होंने पहली बार रिकमेंड किया कि असल में प्रॉब्लम क्या है पंचायत में, कमी कहां पे है, हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया है, हमने इनको अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, इनके पावर्स को, इनके फाइनेंसेस को ये जरूरी डिफाइन करना है, इनका एक ऐसा एक बैकिंग इनको देनी है जिसकी वजह से पावरफुल फील करे, लोग पंचायती राज बॉडीज को सीरियसली ले, क्योंकि अभी तक इट वाज नॉट गेटिंग सीरियस, क्योंकि ना तो बैकिंग थी, ना तो पावर का कोई पता था, ना तो फाइनेंसेस का कोई पता था। तो पहली बार इस कमेटी ने कहा दैट द पंचायती राज बॉडीज शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, हमें इन बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखना चाहिए ताकि इनको भी फील हो कि हम जो बॉडीज हैं परमानेंट बॉडीज है, हमारे पास कोई पावर है, तो तब जाके ये सीरियसली काम करेंगे और तब जाके लोग भी इस चीज को सीरियसली लेंगे। तो साथ साथ एक तो कहा दैट पंचायत शुड बी एडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, टाइमली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए ये भी जरूरी था क्योंकि इलेक्शंस भी डिले होते रहते थे, तो इसीलिए टाइमली और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इनके होने चाहिए इन पंचायती राज बॉडीज के, और इनको हमें फाइनेंसेस कुछ देने पड़ेंगे ताकि ये भी खुद से कोई डेवलपमेंटल रोल ले, ये उन पैसों को यूज करे। तो वी हैव टू एक्चुअली इनको श्योरिटी ऑफ रेवेन्यू देना है हमें कि ये कहां से फाइनेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो श्योरिटी ऑफ फंक्शंस, और क्या क्या फंक्शंस है ये क्लियर कट डिफाइंड होने चाहिए। फंक्शंस क्या है, रेवेन्यू इनके पास कहां से आ सकता है, पैसे कैसे ये हासिल कर सकते हैं, और इनको हमें किस में लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनको हमें मेंशन करना पड़ेगा, इनको स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ेगा। तो इसी वजह से फिर गवर्नमेंट ने सोचा दैट अगर हमें इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है तो दैट मीन्स इन बॉडीज को इंक्लूड करना है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना है। अगर कुछ नया चीज आप ऐड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज टर्म्ड एज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट वो हर एक चीज है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आती है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट करते हैं वो भी अमेंडमेंट है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज लाते हैं, किसी लाइन में या जो भी प्रोविजन लिखा है कहीं पे उसमें कुछ चेंज लाते हैं, हल्की सी चेंज, वो भी अमेंडमेंट ही है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम नया इंक्लूड कर रहे हैं वो भी अमेंडमेंट ही है। तो यहां तो यही हो रहा था कि हम पंचायत को इंक्लूड कर रहे थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मींस अमेंडमेंट करना था गवर्नमेंट को। इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने बनाया 73rd अमेंडमेंट, यानी कि 72 चेंज अभी तक हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चेंज कुछ भी हो सकती थी, रिमूव, एडिशन या किसी चीज को चेंज करना। 72 चेंज हो चुकी थी। ये वाली जो चेंज होने वाली थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दैट वाज 73rd चेंज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इट्स कॉल्ड एज लिविंग डॉक्यूमेंट, इसमें चेंज आती रहती है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जाएगी चेंज आते जाएंगे, उन्हीं चेंज को हम कहते हैं
अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो दिस चेंज वाज द 73rd चेंज, जहां पे गवर्नमेंट ने सोचा कि वी शुड ऐड दीज पंचायत्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तभी इसको कहते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1992 में लाया गया। लेकिन इसके बाद और 2 कमिटीज बन गई जिनने कुछ बातें ऐड की, वो भी यही सब कह रहे थे। जैसे कि इसके बाद जो नेक्स्ट कमिटी थी, फर्स्ट यू विल राइट दिस एल एम सिंघवी कमिटी, एल एम सिंघवी कमिटी फॉर्म्ड इन 1986। In this you will write, after the recommendations of G.V.K. Rao committee, after the recommendations of G.V.K. Rao committee, still panchayats were not secure, still panchayats were not secure because they were not stable about, because they were not stable about their powers, stable about their powers and existence, their powers and existence. Powers and existence. Next, okay. So government in 1986 appointed L.M. Singhvi committee. L.M. Singhvi committee to recommend on revitalization. It means कैसे उनमें वापस जान डाली जाए. Revitalization of Panchayati Raj institutions. Revitalization of Panchayati Raj institutions for democracy and development. For democracy and development. Next, you'll write, committee recommended panchayats must be provided with, committee recommended panchayats must be provided with a constitutional status along with constitutional provisions. अब देखिए इन्होंने ये कहा कि जो ये दिस टाइम एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, फाइनेंसेस मिलने चाहिए इनको, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, मेंशन करो, तब जाके लोग सीरियस लेंगे पंचायती राज बॉडीज को. सो विल राइट दैट प्रोवाइडेड विथ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस along with constitutional provisions for regular free and fair elections, besides surety of revenue and surety of functions. And surety of functions. तो फिर इसके बाद और जो 2 कमिटीज बनाई गई थी एक ही साल में, दैट वाज इन 1988. ठीक है, 86 में जो एल.एम. सिंघवी थी, इसके बाद 2 साल के बाद एक और कमिटी बनाई गई, दैट वाज द कमिटी नेम्ड एज थंगटन कमिटी. थंगटन कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1988. ये कमेटी भी यही सब चीजें बोल रही थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, फंक्शंस होने चाहिए, एवरीथिंग इट वाज रिपीटिंग. बट इसने एक ही चीज जो डिफरेंट रही, दैट वाज जो रेवेन्यू देना है पंचायत को, उसके लिए एक बॉडी होनी चाहिए डेडिकेटेड, जो ये बताएगी कि कितना रेवेन्यू देना है पंचायत को, या जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना पैसा देगी किसको, पंचायत को, ताकि वो सही से काम कर पाए. कहा इसके लिए एक बॉडी बननी चाहिए जो ये सजेशंस देगी, वक्त से वक्त तक टाइम टू टाइमली सजेशंस देगी कि कितना पैसा देना है पंचायत को. तो इन्होंने कहा कि वी शुड क्रिएट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन. एक तो ये नई बात कही थी ना, आप साथ साथ लिखेंगे भी दिस कमिटी, इसने एक तो ये बात कही कि हमें स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए, टू बी क्रिएटेड. किस लिए? ताकि ये बताए कि पंचायत को कितना फंड डिवॉल्व करना है, कितना फंड्स कितने फंड्स उनको देने हैं. एक और बात इन्होंने जो ऐड की, जो न्यू था, नया प्रोविजन जो ऐड किया, दैट वाज वी शुड गिव रिजर्वेशंस. किनको? एसटीज और खासकर वुमेन को, एसटीज एंड
वुमेन बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, कितने एससीज है उसी हिसाब से सीट रिजर्व रखे किन के लिए, एससीज जो पंचायत है, जो वहाँ पे मेंबर्स बनते हैं या जो वहाँ पे चेयरमैन होता है, हेड होता है, तो इनमें इन सीट्स में रिजर्वेशन होनी चाहिए एससीज, एसटीज एंड वुमेन के लिए। इस रिजर्वेशन की पहली बार बात किसने की? इट वाज थंगटन कमेटी। दीज वर द टू न्यू प्रोविजन जो ये जोड़ रहे थे, बाकी सब ये सेम वही कह रहे थे कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, फंक्शंस दो, पावर दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दो, ये सब चीजें वही रिपीट कर रहे थे विदाउट दीज टू थिंग्स व्हिच वर एडेड न्यू, द न्यू टू रिकमेंडेशंस बाय दिस कमेटी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो कमेटी थी, यू विल राइट साथ साथ ये सब चीजें, दोनों चीजें आप लिखेंगे। जो नेक्स्ट कमेटी आई थी फिर से इसी 1988 में जो कमेटी आई थी, दैट वाज गाडगिल कमेटी 1988, ये भी सेम इसी साल में। इसने सिर्फ एक बात ऐड की जो रिकमेंडेशंस थी पहले से, उसमें इट एडेड वन मोर प्रोविजन दैट वाज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफ पंचायत, देयर मस्ट बी अ डेडिकेटेड बॉडी, और उसी बॉडी को इसने क्या कहा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम ही है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन करना। अब देखो मैं पंचायत आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बट सेम लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज भी है, वो बस फर्क इतना है कि म्युनिसिपैलिटीज अर्बन एरिया शहरों के लिए है, पंचायत गांव के लिए है, रूरल एरियाज के लिए है। तो इन्होंने कहा कि इनका इलेक्शन करने के लिए देयर मस्ट बी द डेडिकेटेड बॉडी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शंस नहीं करता है। जैसे एमएलएज हम चुनते हैं एक स्टेट में, तो ये इलेक्शंस ये बॉडी नहीं करती है। दिस बॉडी इज ओनली फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। जो एमएलए वाला इलेक्शन होता है लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है तो स्टेट के इलेक्शन, बट स्टिल दैट इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस बॉडी इज ओनली डेडिकेटेड टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एज वेल एज म्युनिसिपैलिटीज। सो यही स्टेट इलेक्शन कमीशन टू बी क्रिएटेड, ये किसने बोला है? ये बोला है गाडगिल कमेटी ने। तो इसके बाद गवर्नमेंट इस सोचने के लिए मजबूर हो गई कि हमें अब ये ज़रूरी बन गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और म्युनिसिपैलिटीज़ को, सेम म्युनिसिपैलिटीज़ वही है बट अर्बन एरियाज़ के लिए, इनको हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ना चाहिए। तो पहली बार जब जोड़ने की बात आई तो वो कब हुआ? दैट वाज इन अगले ही साल 1989 में। उस टाइम पे पीएम ऑफ इंडिया वाज राजीव गांधी। तो 1989 में पहली बार फिर बात हो गई इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने की। तो बिल लाई गई, जो कहां लाई गई? लोकसभा में बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो लोकसभा में तो पास हो गई, लेकिन राज्यसभा उस टाइम पे इन्होंने पास नहीं किया, तो वो बिल फेल हो गई। जब भी कोई चेंज लानी होती है, जब भी कोई बिल आती है, तो उस बिल पे मंजूरी दोनों हाउसेज देने चाहिए सेंटर पे, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। अगर दोनों भी हाउसेज में से एक हाउस उस पर मना करता है, उस बिल को पास नहीं करता है, उस पर वोटिंग फेल हो जाती है, तो वो बिल एक्ट नहीं बन सकता है, तो वो बिल लागू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वैसे ही हो गया इस बिल के साथ। 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जब पहली बार लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया इस बिल को, वहां तो पास की गई, इट वाज पास्ड, बट ये राज्यसभा में पास नहीं हुई। नॉर्मल प्रोसेस यही है, अगर फॉर एग्जांपल बिल लोकसभा में आ रही है, वहां पास होनी चाहिए, फिर यही बिल जाती है राज्यसभा में, वहां पास होनी चाहिए, फिर यही बिल जाती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब साइन करता है इस बिल पे, तब जाके इस बिल का बनता है एक्ट, तब जाके लागू होता है। ये तो दूसरे ही लेवल पे क्या हो गया? इट वॉज नॉट पास्ड, तो ये एक्ट बना भी नहीं 1989 में, तब ये फेल हो गया। तो उसके बाद फिर से जो नेक्स्ट गवर्नमेंट थी, दैट वाज वीपी सिंह गवर्नमेंट इन 1990। यस, जो नेक्स्ट कोशिश थी 89 के बाद नेक्स्ट साल ही 1990 में दूसरी कोशिश की गई इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की और इसको पास करवाने की, ताकि पंचायत को जोड़ा जाए किसमें? दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट था, दैट वाज कॉल्ड एज नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, लेड बाय वीपी सिंह, ये इसके हेड थे। तो इन्होंने 1990 में फिर से इंट्रोड्यूस की थी बिल, कहा हाउस में, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद ही दिस गवर्नमेंट फेल डाउन। ठीक है, ये सरकार ही गिर गई, तो ये बिल पास फिर से वैसी रहेगी, ये फिर से पास नहीं हो गई। तो इसके बाद फिर से इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश लाया गया 1991 में, लाया तो गया 1991 में हाउस में, एंड दिस टाइम इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस। तीसरी बार जब कोशिश की गई, इट वाज इन 1991 में। तो 1991 में देयर वाज द कांग्रेस गवर्नमेंट और विच वाज बीइंग लीडेड बाय नरसिम्हा राव।
नरसिम्हा राव तब पीएम थे, तो इनके टाइम पे 1991 में इस बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो लेकिन पूरा 1 साल लगाया इसको पास करते करते, यानी कि डिस्कशन चल रहे थे, तो 1992 में इसको पास किया गया। जब इस बार इंट्रोड्यूस हो गया बाय दिस गवर्नमेंट, जो लीड कर रहा था कौन, नरसिम्हा राव, तो 1992 में इट वाज पास्ड। जब पास हो गया दैट मींस इस बिल का बन गया एक्ट, तो यही बन गया फिर इसी टाइम पे 73rd चेंज थी ये, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इसी को कहते हैं। लेकिन फोर्स कब हुआ, एनफोर्स कब हो गया, यानी कि लागू कब समाज पे हो गया, दैट वाज इन द नेक्स्ट ईयर, दैट वाज इन 1993। तो इट वाज एनफोर्स्ड इन 1993। एनफोर्स मतलब मैं फिर से कह रहा हूं कि जब लागू होता है ये ऑन ग्राउंड, तो इट वाज द डेट ऑफ 24 अप्रैल 1993 इट वाज एनफोर्स्ड। मैं फिर से कह रहा हूं, तीसरी बार जब कोशिश होगी, 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव के अंडर, तो उन्होंने जब बिल लाया तो पूरा 1 साल लगा उन्होंने इस पर डिस्कस करने के लिए। इट वाज आई थिंक एंड था 1991 का, तो कुछ महीने लग गए इस पर डिस्कशन करने में हाउस में। 1992 में दोनों हाउसेज ने पास किया इसको, लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी, और प्रेसिडेंट ने भी क्या दिया, इस पर अपना एक्सटेंड दिया, पहले यहां फिर प्रेसिडेंट इस पर एक्सटेंड देता है, तो इसीलिए 1992 में इसका एक्ट बन गया। तो दैट इज वाई वी टर्म्ड इट एज 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। तो चाहे ये था 73rd या 74th अमेंडमेंट, एक साथ ही लाए थे ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि बात एक ही थी, हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पंचायत की। ये 73rd गांव के लिए, रूरल के लिए, अब शहर भी थे वहां भी लोकल गवर्नमेंट चाहिए, तो उसके लिए 74th एक ही टाइम पे ये दोनों पास किए गए 1992 में। तो इसीलिए जब प्रेसिडेंट ने साइन दिया ये बन गया एक्ट। तो एक्ट बनने के साथ ही फिर जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जोड़ा गया इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 9 जब जोड़ा गया, उसी पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि जो ये पंचायत है इनका सब कुछ डिफाइन किया गया, इनका पावर, इनका रोल, इनका फंक्शन, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जोड़ा गया पार्ट 9A, ये एक साथ जोड़े गए थे पार्ट 9, पार्ट 9A। पार्ट 9 वाज अबाउट दिस 73rd एंड पार्ट 9A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो यही सेम चीजें कहता है, पावर, फंक्शंस, इलेक्शंस, कौन होंगे, कौन मेंबर्स होंगे, वो कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज के बारे में 74। इन्हीं को हम दोनों को कहते हैं मिला के 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। सो व्हाट वी लर्नड दैट 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज फॉर द पंचायत, जिसमें पंचायत को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनका सब कुछ बताया गया है। तो 74th बताता है किनके बारे में, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कम अप विद 73rd अमेंडमेंट एक्ट। वी विल सी ऑल ऑफ द प्रोविजंस 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने कौन से प्रोविजंस दिए, कैसे ने डिफाइन किया, कौन से फंक्शंस दिए, कौन से पावर्स, और उसी के साथ साथ फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट आगे प्रिपरेशंस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।